गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कोस्मो अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की क्लास 15 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। जो भी भाई एसएससी, आरपीसी, यूपीएससी, रेलवे जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल यूज़फुल होंगे। ठीक है, बिना समय ख़राब किए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन अपने पास है मीना हेमचंद्र, पी वासुदेवन, एस जानकीमन और डी सोनाली सेन गुप्ता। तो इसका सही आंसर जो है वह है सोनाली सेन गुप्ता। बिल्कुल सही आंसर इसका है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सोनाली सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है अभी हाल ही में जो है चर्चा में, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी प्रतिशत पर बनाए रखी है? रेपो रेट कितनी है अभी? रेपो रेट अपनी बस 5.50%। रेपो रेट क्या होती है? आरबीआई से जो बैंक लोन लेता है वो इस रेट पर लेता है, इसी को रेपो रेट बोलते हैं। एक होती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? आरबीआई बैंकों से लोन लेता है, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, जिस रेट पर लेता है। ठीक है, आरबीआई के अलावा जितने भी बैंक हैं, जैसे एसबीआई है, पंजाब है, आईसीआईसीआई है, जितने भी बैंक हैं, आरबीआई बैंक है, लेकिन आरबीआई पूरे बैंकों का हेड है। ठीक है, जब हेड से बाकी जो बैंक है लोन लेते हैं, जिस रेट पर लेते हैं उसको रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कि अक्टूबर 2025 की मौद्रिक नीति में आरबीआई ने किस नीति रुख को बरकरार रखा है, तो इसका सही है जो आंसर है वो है न्यूट्रल, तटस्थ रुख। ठीक है, अक्टूबर 2025 में 25 की मौद्रिक नीति में किस नीति रुख बरकरार रखा है? तो इसका आंसर न्यूट्रल या फिर तटस्थ रुख। ठीक है, इसके बाद हाल ही में आरबीआई ने कितने पुराने सर्कुलर्स को एकीकृत करने का निर्णय लिया है? ठीक है, कितने पुराने सर्कुलर्स को आरबीआई ने कितने सर्कुलर्स को एकीकृत, ठीक है, कंसोलिडेट करने का निर्णय किया है? तो लगभग 9000 सर्कुलर है जिनको एकीकृत करना चाहती है। इसके अलावा बात करते हैं, आरबीआई ने एकीकृत लोकपाल योजना का दायरा किन बैंकों तक बढ़ा दिया है? ठीक है, आरबीआई ने एकीकृत लोकपाल योजना का दायरा किन बैंकों तक बढ़ा दिया है? तो इसके अंदर राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य
सहकारी बैंक और केंद्र सहकारी बैंक। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने किस मुद्रा परियोजना के लिए रिटेल सैंडबॉक्स शुरू किया है? ठीक है, रिटेल सैंडबॉक्स किस परियोजना के लिए रिटेल सैंडबॉक्स शुरू किया है? तो ये है डिजिटल रुपया। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, डिजिटल रुपया के लिए रिटेल सैंडबॉक्स शुरू किया है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है अपने पास कि कौन सा डिप्टी गवर्नर एआई के खतरों को लेकर चर्चा में है? कौन सा डिप्टी गवर्नर एआई के खतरों को लेकर चर्चा में है? तो इसका नाम है टी रविशंकर। ठीक है, अभी ये तो आप जानते होंगे, प्रेजेंट के अंदर जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। ये आपके आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। वापस से मैं रिपीट करता हूँ। रेपो रेट अभी है 5.50%। अक्टूबर 2025 की मौद्रिक नीति में किस नीति का रुख रखा गया? तो न्यूट्रल, तटस्थ रुख रखा गया। आरबीआई ने कितने पुराने सर्कुलर्स को एकीकृत करने का निर्णय किया? तो लगभग 9000 सर्कुलर्स को एकीकृत करने का निर्णय लिया है। इसके बाद आरबीआई ने एकीकृत लोकपाल योजना का दायरा किन बैंकों तक बढ़ा दिया है? तो इसके अंदर राज्य सहकारी बैंक और केंद्र सहकारी बैंक दोनों को इंक्लूड किया है। रिटेल सैंडबॉक्स जो परियोजना है किससे रिलेटेड है? डिजिटल रुपया से। डिप्टी गवर्नर एआई के खतरों को लेकर चर्चा में है, जिनका नाम है टी रविशंकर। और अभी प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये आपके आरबीआई से रिलेटेड करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन अपने पास 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। तो इसका सही जो आंसर है वो है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा और भी दिवस है जिनको मैं वर्बली बोल रहा हूँ, आपको याद रखना। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ठीक है, इसके अलावा विश्व शाकाहार दिवस भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। 3 अक्टूबर को विश्व निवास दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। ठीक है, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर विश्व विद्यार्थी दिवस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया था। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। 20 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय ठग दिवस भी मनाया जाता है। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशंस डे, यूएन डे। 24 अक्टूबर को ही विश्व विकास सूचना दिवस।
27 अक्टूबर विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस, 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय किस शहर में खोला गया? ठीक है, तो ऑप्शन अपने पास है बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई। ठीक है, तो बात करते हैं सही आंसर की, और इसका आंसर हैदराबाद। पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय किस शहर में खोला जा रहा है? वो खोला जा रहा है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, अभी होता क्या है ठीक है, अब बात करते हैं जो ये हैदराबाद में खोला जा रहा है, कब खोला जा रहा है? 12 अक्टूबर 2025 को खोल दिया गया। ठीक है क्या ये? टी चिप नाम की कंपनी ने भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम खोला। कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम जो है, कौन सी कंपनी ने खोला? टी चिप। टी चिप नाम की कंपनी ने खोला। ठीक है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि चिप मेकिंग, सेमीकंडक्टर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी रिसर्च आदि को सार्वजनिक दृष्टि से प्रस्तुत करना है। ठीक है, चिप मेकिंग, सेमीकंडक्टर इनोवेशन, इसके बाद टेक्नोलॉजी, रिसर्च आदि को सार्वजनिक दृष्टि से प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, खास बात यह है कि हर महीने एक नया इनोवेशन प्रदर्शित होगा। क्या होगा? हर महीने एक नया इनोवेशन प्रदर्शित होगा। ये अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद में अगर हैदराबाद की कुछ बात करें, हैदराबाद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, तो उसके अंदर है आरामघर जू पार्क फ्लाईओवर। ये शहर का दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर है जो जू पार्क से आरामघर तक जाता है। क्या नाम इसका? आरामघर जू पार्क फ्लाईओवर। ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर कहाँ का? हैदराबाद का। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। बात करते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पहला एकीकृत जल पार्क किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन अपने पास नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो है नागालैंड। एक तो योजना है मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। ठीक है, दोनों चीज़ रिलेट करती है। अकेले आएगा तो क्वेश्चन का आंसर ही चेंज रहेगा। अपन को साथ रखना, मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो पहला एकीकृत जल पार्क बना है वो नागालैंड के अंदर बना है। पहली बात तो ठीक है। अब इसके अंदर इसका जो जल पार्क है क्या, यह है फिशरीज और एक्वा इंडस्ट्रीज से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेके इस पे काम होगा। क्या? फिशरीज और एक्वा इंडस्ट्री को लेकर। ये कोई वाटर थीम पार्क नहीं है। ठीक है, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ काम हो सके, कुछ इस पे प्रोजेक्ट्स लाए जा सके, इस तरीके के ये पार्क होते हैं जिसके अंदर फिशरीज हो गया, एक्वा इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड शीर्षक वाली रिपोर्ट 2025 के अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार समारोह के दौरान जारी की गई। यह रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? ऑप्शन अपने पास विश्व वन्यजीव कोष, राष्ट्रीय वन्यजीव महासंघ, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट, वन्यजीव संरक्षण समिति। सो इसका सही आंसर जो है भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड शीर्षक वाली रिपोर्ट 25 के अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार समारोह के दौरान ये रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? तो ये संगठन का नाम है भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ने ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं कि गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI भारतीय वन्य जीव के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है भारत के फ्रंटलाइन वन कर्मियों की चुनौतियों, योगदान और सुरक्षा आवश्यकताओं को उजागर करना होता है। ठीक है, भारत के फ्रंटलाइन वन कर्मी, फॉरेस्ट स्टाफ और वन रक्षक की चुनौतियों, ठीक है, फॉरेस्ट स्टाफ और वन रक्षक की चुनौतियों, योगदान और सुरक्षा आवश्यकताओं के को उजागर करना। चुनौतियों, योगदान और सुरक्षा आवश्यकताओं को उजागर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ये रिपोर्ट किस परियोजना के अंतर्गत आती है? तो वन रक्षक प्रोजेक्ट। किस परियोजना के अंतर्गत? तो इसका आंसर वन रक्षक प्रोजेक्ट। वन रक्षक प्रोजेक्ट। ठीक है, वन रक्षक प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो वन रक्षक की जो शुरुआत है वो 2000 वर्ष में की गई है। ठीक है, वन रक्षक प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? 2000 वर्ष में की गई है। ठीक है, वन रक्षक प्रोजेक्ट को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सहयोग प्राप्त है? वन रक्षक प्रोजेक्ट को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सहयोग प्राप्त है? तो IFAW, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर। इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर। ठीक है, कोविड-19 महामारी के दौरान WTI ने कौन सी विशेष सहायता योजना शुरू की थी? कोविड-19 के दौरान WTI ने कौन सी विशेष परियोजना, कौन सी विशेष सहायता शुरू की थी? तो इसका आंसर है कंजर्वेशन हीरोज कोविड कैजुअलिटी फंड। क्या नाम था उसका? कंजर्वेशन हीरोज कोविड कैजुअलिटी फंड। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड। ठीक है, वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं। उद्देश्य है इसका फॉरेस्ट स्टाफ, वन रक्षक और चुनौतियों
जिनकी चुनौतियां, योगदान और सुरक्षा आवश्यकताओं को लेकर उजागर करना होता है। किस परियोजना के अंतर्गत ये आता है? वन रक्षक प्रोजेक्ट, जिसकी शुरुआत 2000 वर्ष में हुई थी। उसके बाद वन रक्षक प्रोजेक्ट को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का साथ है? IFAW, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर। कोविड-19 के दौरान WTI ने कौन सी विशेष सहायता स्टार्ट की थी? तो उसका आंसर है कंजर्वेशन हीरोज कोविड कैजुअलिटी फंड। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन अपने पास, अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, ऑप्शन अपने पास पर्थ ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है पर्थ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो 13 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच में होगा। कहाँ हो रहा है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वहाँ पे एक जगह जहाँ पे हो रहा है इरविन बैरक्स। इतना याद करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन इतना याद रखना कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला एक तरीके से मान लो कहाँ हो रहा है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है। ठीक है, उद्देश्य जो है इसका क्या है? उद्देश्य जो है इसका उद्देश्य साफ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया सेनाओं के बीच सहयोग, इंटर ऑपरेबिलिटी और संयुक्त सैन्य संचालन कौशल बढ़ाना होता है। भारत ऑस्ट्रेलिया सेनाओं के बीच सहयोग, इंटर ऑपरेबिलिटी और संयुक्त सैन्य संचालन का कौशल बढ़ाना। इसके अलावा अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 25 में भारतीय सेना का कौन सा मुख्य दल शामिल होगा? कौन सा शामिल है? तो गोरखा राइफल, एक बटालियन शामिल हो रही है जिसके अंदर 120 सैनिक है। ठीक है, गोरखा राइफल्स की एक बटालियन जिसके अंदर 120 शामिल है। 13 से 26 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अपन देखें यही है, रक्षा साझेदारी और विश्वास के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये सब इंक्रीज हो सके उस चीज़ के लिए किया जा रहा है। वापस से रिपीट करते हैं कि भारतीय अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 25 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पहली बार तो किन किन के बीच में हो रहा है? ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, कब हो रहा है? 13 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन उद्देश्य क्या है इसका? भारत ऑस्ट्रेलिया सेनाओं के बीच सहयोग, इंटर ऑपरेबिलिटी और संयुक्त सेनाओं का संचालन का कौशल बढ़ाना। अपनी भारत की तरफ से कौन सी बटालियन? गोरखा राइफल से बटालियन पार्टिसिपेट कर रही है जिसके अंदर 120 सैनिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि 2025 में महाराष्ट्र ने पर्यावरण प्रबंधन में उच्च मानकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए भारत के लिए 7 समुद्र तटों का चयन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट इनमें से एक है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है मेधा है।
महाराष्ट्र ने पर्यावरण प्रबंधन के उच्च मानकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए 7 समुद्र तटों का चयन किया है, ठीक है, जिनमें से मेधा जो है समुद्र तट उनमें से एक है। बात करते हैं ब्लू फ्लैग प्रमाणन। एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मान्यता है जिसे फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE डेनमार्क के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये समुद्र तटों, मरीनों और पर्यावरणीय पर्यटन नौकाओं को दिया जाता है जो उच्चतम मानकों पर खरे उतरते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में 13 पुरस्कार जीतकर कौन सी फिल्म फेयर इतिहास में सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म बन गई है? ऑप्शन अपने पास आई वांट टू टॉक, चंदू चैंपियन, जिगरा और लापता लेडीज। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? लापता लेडीज, ठीक है। लापता लेडीज ने 13 अवार्ड्स के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीत लिया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, स्क्रीन प्ले, संवाद, संगीत और बैकग्राउंड स्कोर शामिल है, ठीक है। इसके अलावा फिल्म फेयर पुरस्कार की अगर हम बात करें, 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार, 70वां बात करें तो इसके इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला? अभिषेक बच्चन, एक पहला है मिला अभिषेक बच्चन, दूसरा मिला है कार्तिक आर्यन, ठीक है। अभिषेक बच्चन को मिला आई वांट टू टॉक के लिए, आई वांट टू टॉक। कार्तिक आर्यन को मिला है चंदू चैंपियन के लिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। इसके अंदर मिला आलिया भट्ट को, कौन सी मूवी? जिगरे के लिए, जिगरा, ठीक है। तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता समर्थन भूमिका में, ये मुख्य भूमिका में है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता समर्थन भूमिका, विजय वर्मा, लापता लेडीज के लिए, ठीक है। वही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये भी समर्थन भूमिका में किसको मिला? छाया कदम, लापता लेडीज, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक पुरस्कार में देखें
तो राजकुमार राव। श्रीकांत। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वही आलोचक के अंदर हम बात करें तो प्रतिभा रांता। ठीक है, लापता लेडीज के लिए। इसके अलावा और भी कुछ देखें तो सर्वश्रेष्ठ निदेशक के अंदर किसको मिला है, तो कुछ यहाँ देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ निदेशक में मिला है किरण राव। किसके लिए? लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू की बात करें पुरुष के अंदर है लक्ष्य किल के लिए, और महिला के अंदर है नितांशी गोयल। किसके लिए? लापता लेडीज के लिए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ संगीत सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम की अगर हम बात करें तो है लापता लेडीज से। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ संवाद वो भी लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले वो भी लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर ठीक है। वापस से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या है। 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है मुख्य भूमिका के अंदर अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक के लिए, कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मुख्य भूमिका के अंदर आलिया भट्ट जिगरा मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता समर्थन की अगर बात करें तो विजय वर्मा लापता लेडीज, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री समर्थन पुरस्कार में छाया कदम लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक पुरस्कार में हम देखें तो राजकुमार राव श्रीकांत के लिए मिला है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक पुरस्कार में प्रतिभा रांता लापता लेडीज के लिए। इसके बाद में हम देखें सर्वश्रेष्ठ निदेशक डायरेक्टर जो है उसको मिला किरण राव लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू लक्ष्य को मिला है किल मूवी के लिए पुरुष में, और महिला में नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम की बात करें तो लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ संवाद लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले लापता लेडीज, और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर भी लापता लेडीज को मिला। अक्टूबर 2025 तक कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य देश बना है? ऑप्शन पर आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और कजाकिस्तान। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है आर्मेनिया। क्या है? आर्मेनिया। अब बात करें आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मैं बता चुका हूँ कई बार। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन
ऑफ नेचर, ठीक है। अभी नवीनतम सदस्य बना है और मैनिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आईसीएन का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, सॉरी आईसीएन का हेडक्वार्टर यहाँ थोड़ी है। आईसीएन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। ठीक है, आपके इसको लेकर स्टार्ट हो गया। इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में होते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा, ठीक है, आपको यही याद करना है कि आर्मेनिया जो है नवीनतम सदस्य बना है किसका, IUCN का। लास्ट क्वेश्चन है अपने पास है कि नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए 2025 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ऑप्शन अपने पास डेरोन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, ठीक है। इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नवाचार के आर्थिक विकास के लिए, नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए ये आपका टॉपिक है। और इकोनॉमी के अंदर जो नोबेल प्राइज मिला है वो जोएर मोकिर, फिलिप अगेन और पीटर होविट को ये पुरस्कार मिला है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी जो है इसके अलावा जितने भी आपके नोबेल प्राइज है उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। फिर भी एक बार वर्बली बोल देता हूँ कि चिकित्सा के अंदर किसको मिला है, मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रामस्टेल और शिमोन शकागुची को, ठीक है। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के मिला। केमिस्ट्री के अंदर, रसायन के अंदर मिला सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी को, किसके लिए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। भौतिकी के अंदर मिला जॉन एम मार्टिनिस, माइकल एच डेवोरेट और जॉन क्लर्क को, किसके लिए, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए। साहित्य के अंदर मिला है लैस्लो क्रास्नोहोर्काई, किसके लिए मिला है, अपोकैलिप्टिक टेरर के बीच कला की शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए, ठीक है। शांति के अंदर मिला मारिया कोरिना मचाडो को, वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ये चीज पुरस्कार मिला। आर्थिक विज्ञान इकोनॉमी के अंदर मिला है जोल मोकिर, फिलिप अगोइन, पेटर होवेट को, किस लिए, नवाचार प्रेरित आर्थिक विकास के लिए। ये आपके सारे के सारे नोबेल प्राइज हो चुके हैं कंप्लीट। आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए नोबेल प्राइज इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से फंसने का रहता है। अगर एक क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता है इसी में से आ रहा है, तो आपके लिए बहुत ही इजी है। नाम अजीब हो सकता है, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। और क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर लीजिएगा, पसंद नहीं आए तो मत कीजिए, लेकिन आपके लिए मेहनत की जा रही है तो प्लीज़ क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइस।